हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हल्दर क्लासेस उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको विदित अपन पिछली क्लास के अंदर सरसों या और मस्टर्ड की बात कर रहे थे, उसी को अपन कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास के अंदर। और उसमें अपन ने जो ये मोस्ट ऑफ पॉइंट्स के बारे में देख चुके थे, उसकी वेराइटीज़ के बारे में, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, पॉइंट के बारे में, या क्लाइमेटिक या सोइल रिक्वायरमेंट की बात अपन कर चुके थे। उसके बाद आगे देखते हैं अपन इनके बुवाई के समय का पॉइंट देखते हैं कि इनकी बुवाई अपन कब करते हैं, सोइंग टाइम इसका क्या माना गया है। तो इसका जो सोइंग टाइम है वह 15 सितंबर से 30 सितंबर का जो टाइम है तोरिया और सरसों के लिए जो है अच्छा माना गया है। देन राई या मस्टर्ड की बात करें तो अक्टूबर का जो प्रथम पखवाड़ा है, फर्स्ट फोरनाइट जो है वह अच्छा माना गया है। तो यानी कि बेसिकली अगर अपन नॉर्मल बात करें तो सितंबर महीने के अंदर, सितंबर माह के अंदर जो है आपके मस्टर्ड एंड रेपसीड की सोइंग आप लोगों को कर देनी चाहिए। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इसकी अगर देरी से अगर बुआई करेंगे तो मोइला या एफिड का इन्फेस्टेशन जो होगा इस क्रॉप के अंदर अधिक होगा। तो यहां पे आपको एक पॉइंट समझना बहुत जरूरी है कि अगर अपन मस्टर्ड एंड रेपसीड की बात करते हैं, राई एंड सरसों की बात करते हैं, तो राई एवं सरसों, इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इंसेक्ट पेस्ट लगता है, नासी कीट लगते हैं, उसमें दो इंसेक्ट पेस्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, जिसमें सबसे पहला जो आता है आपका वह आपका एफिड आता है, मोइला आता है, और दूसरा जो आता है आपका आरा मक्खी आती है। क्लियर? तो आरा मक्खी जिसे सो फ्लाई के नाम से जानते हैं, जो हाइमेनोप्टेरन ऑर्डर की एकमात्र इंसेक्ट है। तो इसमें क्या है, अगर अपन अर्ली सोइंग करते हैं, अगेती बुआई करते हैं, तो उस केस में आपका क्या होता है कि एफिड का जो इन्फेस्टेशन होगा क्रॉप के अंदर वह आपका कम होता है, और आपकी आरा मक्खी या सो फ्लाई का अटैक होगा वह आपका ज्यादा होगा। लेकिन अगर अपन लेट सोइंग करते हैं या पछेती बुआई करते हैं तो इस केस में एफिड का इन्फेस्टेशन जो होगा वह आपका बढ़ जाएगा, और आरा मक्खी का जो इन्फेस्टेशन होगा वह आपका कम हो जाएगा। तो यानी कि सरसों के अंदर जो है आपका एफिड और आरा मक्खी दोनों के बीच में वाइस वर्सा रिलेशनशिप होता है। अगर एफिड का इन्फेस्टेशन बढ़ता है तो आरा मक्खी का कम होगा, आरा मक्खी का बढ़ता है तो एफिड का कम होगा। और समय के साथ ही आपने देखा कि अगेती बुआई करने पर आपका एफिड का इन्फेस्टेशन कम हो रहा है तो वहीं आरा मक्खी का प्रकोप बढ़ रहा है। देरी से बुआई कर रहे हो तो एफिड का इन्फेस्टेशन बढ़ रहा है, आरा मक्खी का कम हो रहा है। लेकिन यहां पे आपको चीज का ध्यान ये रखना है कि यहां पे जो है एफिड का जो अटैक है वह मस्टर्ड और रेपसीड के अंदर जो है सबसे ज्यादा होता है। इसी वजह से जो है अपन इस क्रॉप की अगेती या अर्ली सोइंग की सलाह देते हैं, जो एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है और आपको यहां पे ध्यान रखना है। इसीलिए जो है इसकी बुआई जो है आपको सितंबर माह के अंदर जो है इसकी बुआई आपको कर देनी चाहिए। जितना ज्यादा डिले करेंगे उसमें एफिड का इन्फेस्टेशन उतना ही बढ़ेगा। तो अर्ली सोइंग जो है एफिड के इन्फेस्टेशन को रिड्यूस करेगी। बीज दर की बात करें, सीड रेट की बात करें तो सिंचित या इरिगेटेड कंडीशन में इसकी बीज दर 2.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर, असिंचित या अनइरिगेटेड कंडीशन में 4 से 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर। सरसों या रेपसीड की बात करें तो 4 से 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर इसकी सीड रेट रिक्वायरमेंट होती है। राई या लाहा या मस्टर्ड की बात करें तो 5 से 6 किलोग्राम, तारामीरा की बात करें तो 5 किलोग्राम। इतनी सारी अपने को याद रहेगी नहीं, अपने को औसत याद रखनी है। 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर जो सीड रेट है आपकी, इवन मस्टर्ड पूछी जाए या रेपसीड पूछी जाए उस केस में आपको करनी है। बुआई की गहराई जो है 4 से 5 सेंटीमीटर गहरी इस फसल की बुआई आपको करनी चाहिए। स्पेसिंग की बात करें तो सरसों और मस्टर्ड के केस में जो आपकी रो टू रो डिस्टेंस रखनी है वह 45 सेंटीमीटर, और प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस इसमें रखेंगे वह 10 से 15 सेंटीमीटर के बीच रखते हैं। तोरिया की बात करें तो इसमें रो टू रो जो डिस्टेंस है वह आपकी 30 सेंटीमीटर, और प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस है वह 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। देन आता है नेक्स्ट वन, उर्वरक की बात करें तो सबसे पहला आ रहा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट इसको 60 से 90 किलोग्राम पर हेक्टेयर इसकी रिक्वायरमेंट होती है। फॉस्फोरस की बात करें तो 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर, पोटास जो है 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर रिक्वायरमेंट होती है। अब ये आपको पता है कि एक प्रकार की ऑयल सीड क्रॉप है, तिलहनी फसल है, और तिलहनी फसल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो फर्टिलाइजर या न्यूट्रिएंट जो आपको देना है यहाँ पे वो देना है जिप्सम। कौन सा देना है? जिप्सम देना है। और जिप्सम जो है आप 250 kg
पर हेक्टेयर जो है रिकमेंड किया जाता है, जिसके अंदर कैल्शियम 29.2% और सल्फर जो होती है 18.6%। ये आपको ध्यान रखना है, कोई सी भी तिलहनी फसल हो उस केस में इसको अप्लाई करना है। जब आप अंतिम जुताई लास्ट फ्लोइंग जो है फील्ड के अंदर कर रहे हो उस समय आपको इसको करने की आवश्यकता होती है। तो जिप्सम जो है मेनली देना चाहिए ऑयलसीड क्रॉप के अंदर। इसके अलावा इसकी खड़ी फसल के अंदर जो है अपन थायो यूरिया के 0.1% घोल का भी छिड़काव करते हैं, क्योंकि थायो यूरिया के अंदर बेसिकली होता क्या है, नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए थायो यूरिया का एप्लीकेशन भी इसके अंदर किया जाता है, जो इसकी यील्ड को इंक्रीज करता है, जो भी आपको मालूम होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन आता है सिंचाई की बात करें तो सिंचाई में इसकी जो क्रिटिकल स्टेज मानी गई है, क्रांतिक अवस्थाएं जो मानी गई है वह 2 मानी गई है। पहला है प्री फ्लोरिंग, यानी फूल आने से पहले जो 35 से 40 दिन बाद जो है आती है, उस समय सिंचाई इसको करनी चाहिए। दूसरा है पोड फिलिंग, या फली में दाना बनते समय, तो उस समय जो है आपका 70 से 80 दिन बाद जो है आपको इसमें सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। देन नेक्स्ट वन आता है खरपतवार नियंत्रण। इसमें कौन कौन से खरपतवार की समस्या सबसे पहले रहती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो खरपतवार इसके अंदर आता है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। पहला आता है ओरोबैंकी, जिसे आंग्या के नाम से भी जानते हैं। ओरोबैंकी ये एक प्रकार का टोटल रूट पैरासाइट है, जड़ से जुड़ा रहता है फसल की और वहां से उसको डैमेज करता है, कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, तो टोटल रूट पैरासाइट के नाम से जाना जाता है। तो आपको पूछा जाए ओरोबैंकी जो है किसका मेन वीड है, तो रेपसीड एंड मस्टर्ड का एक मेन वीड है, जो उसकी रूट के साथ जो है एसोसिएटेड रहता है, और एक प्रकार से अपन कहेंगे ये पैरासाइटिक वीड है। पैरासाइटिक वीड है, परजीवी खरपतवार है, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लमेटिक वीड भी इसे आप बोल सकते हो, जो रेपसीड एंड मस्टर्ड के अंदर आता है। दूसरा इंपॉर्टेंट वीड जो इसके अंदर होता है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जाम पूछा जाता है, जो है आपका सत्यानाशी आर्जिमोन मैक्सिकाना, दैट इज द मैक्सिकन पॉपी इसका नाम है, आर्जिमोन मैक्सिकाना, जो एक प्रकार का ऑब्जेक्टिवनेबल वीड है। ऑब्जेक्टिवनेबल वीड यानी जो हमेशा क्रॉप के साथ एसोसिएटेड रहता है, उस फसल में हमेशा उसका जो है आपको देखा जा सकता है उस फसल के साथ, और ये कुछ इस प्रकार का होता है। अगर मस्टर्ड, सरसों और सत्यानाशी का बीज मिल जाता है और उसका उपयोग कर लेते हैं, तो उसमें जो डिजीज होती है वह ड्रोपसी डिजीज होने की संभावना रहती है। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई ड्रोपसी डिजीज जो होती है वह किसकी वजह से होती है, तो ये बेसिकली जो होता है आपके आर्जिमोन मैक्सिकाना और मस्टर्ड के सीड के मिश्रण के होने की वजह से होती है। तो 2 इंपॉर्टेंट वीड है इस केस में, नंबर फर्स्ट वन तो ओरोबैंकी और नंबर सेकंड मैक्सिकन पॉपी, या अपन कहें कि सत्यानाशी। और मैक्सिकन पॉपी के अंदर एक मैकेनिज्म पाया जाता है जिसे अपन सेंसर मैकेनिज्म कहते हैं, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, सेंसर मैकेनिज्म। सेंसर मैकेनिज्म का सीधा सा अर्थ है इसके जो सीड की जो फॉर्मेशन होती है वह बैलून के अंदर होती है, और उस बैलून में बहुत सारे बीज होते हैं। तो वो क्या होते हैं कि जैसे ही उसका बैलून बनता है तो वो फिर क्या है, तेज हवा चलने पर वो बैलून जो है बहुत लंबी डिस्टेंस के साथ उड़ के चला जाता है, और वहां जहां पे भी जाके गिरता है तो वो बहुत सारे सीड जो है फैलाव कर जाते हैं, बहुत जगह वो फैल जाते हैं। तो यानी उस प्रक्रिया को जो है सेंसर मैकेनिज्म कहते हैं, या इस प्रक्रिया सेंसर मैकेनिज्म की वजह से जो है इसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है, या स्प्रेडिंग जो है काफी ज्यादा फास्ट होती है। खरपतवार नियंत्रण कैसे करेंगे, तो इसमें इंटरकल्चर ऑपरेशन जो है आप हैंड होइंग कर सकते हो, यानी हाथों से निराई गुड़ाई जो है इस फसल के अंदर की जा सकती है। लेकिन जहां पे पॉसिबल नहीं है तो वहां पे आपको इसमें स्प्रे कर सकते हो आप नाइट्रोफेन का। नाइट्रोफेन को इसके अंदर आप काम में ले सकते हो एज खरपतवार नाशी के रूप में। इसकी जो मात्रा आपको लेनी है वह लेनी है 1 से 1.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर इसकी मात्रा काम में ली जाती है। इसके साथ साथ इसमें आप काम में ले सकते हो आइसोप्रोट्यूरोन। आइसोप्रोट्यूरोन को भी इस फसल के केस में अपन खरपतवार नियंत्रण के लिए काम में ले सकते हैं, और इसकी मात्रा जो लेनी है अपने को 1 किलोग्राम पर हेक्टेयर इसकी मात्रा काम में ली जाती है, जो आपको पता होना चाहिए। और ये दोनों ही जो है आप एज अ प्री इमरजेंस के रूप में काम में लोगे, यानी बिफोर द जर्मिनेशन ऑफ द क्रॉप, क्रॉप के जर्मिनेशन से पहले इन दोनों को अपन एज अ हर्बिसाइड जो है इस क्रॉप के अंदर काम में लेते हैं। देन आता है केनोला। केनोला बेसिकली जो कई बार नॉर्मल क्वेश्चन भी याद आता है कि भाई केनोला जो टर्म है वो कौन सी क्रॉप से रिलेट करती है, कौन सी फसल से संबंधित है, तो ये रेपसीड एंड मस्टर्ड से संबंधित है। और बेसिकली जो ये टर्म दी गई है, ये दी गई है उसमें प्रेजेंस इरूसिक एसिड के आधार पर दी गई है। किसकी वजह से दी गई है, इरूसिक एसिड के आधार पर दी गई है। अपन बात करें ब्रेसिका नेपस और ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस की बात करें तो इसके अंदर जो आपका इरूसिक एसिड होता है, और ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस जो है आपका सरसों है, कौन सा है, सरसों है, और इसके अंदर जो इरूसिक एसिड होता है वह 38 to 52% होता है। और इरूसिक एसिड जैसा कि आप जानते हो, इरूसिक एसिड जो है आपका सेचुरेटेड फैटी एसिड है, सेचुरेटेड फैटी एसिड है, संतृप्त वसी अम्ल है, और जो अधिक होना स्वास्थ्य के लिए जो है घातक माना गया है।
तो ये जो है बेसिकली सरसों के अंदर जो होता है वह बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर होता है। दूसरा ब्रेसिका जूंशिया यानी अपन बात कर रहे हैं राई की बात कर रहे हैं अर्थात मस्टर्ड की बात कर रहे हैं, और इसके अंदर जो यूरिक एसिड का कंटेंट होता है वो लेस देन 2% होता है, और ग्लूकोसाइनोलेट जो होता है इसके अंदर लेस देन 30 ppm होता है, इसलिए इसे अपन एब्सोल्यूट लो या डबल जीरो केनोला के नाम से जानते हैं। तो डबल जीरो केनोला किसे कहा गया है, तो ये आपके जो है मस्टर्ड या राई को कहा गया है, क्योंकि उसके अंदर यूरिक एसिड का कंटेंट जो होता है वह लो होता है और बहुत ज्यादा लो होता है, इसलिए डबल जीरो केनोला के नाम से जानते हैं। इसकी वैरायटी भी आती है PDZM31 के नाम से, ये आपको ध्यान नहीं रखनी बेसिकली। तो डबल जीरो केनोला किसके लिए टर्म आई है, डबल जीरो केनोला आई है वो राई या मस्टर्ड के लिए आई है। केनोला टर्म किसके लिए आई है, तो ये आपके लिए आई है सरसों या रेपसीड के लिए आई है, जो आपको बेसिकली यहाँ पे पता होना चाहिए। तो इन दोनों में अगर अपन ऑयल की बात करें तो किसका ऑयल आपके लिए ज्यादा सेफ रहेगा, तो वो आपका रहेगा डबल जीरो केनोला वाला, क्योंकि उसमें यूरिक एसिड जो होता है वो बहुत ज्यादा लो होता है। देन आता है इसकी उपज की बात करें, इसके यील्ड पोटेंशियल की बात करें तो सरसों या रेपसीड की जो यील्ड होती है नॉर्मली 14 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर होती है। मस्टर्ड या राई की जो यील्ड होती है वह 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर होती है। देन सिंचित कंडीशन में इसकी जो यील्ड होती है 25 से 30 क्विंटल, और असिंचित कंडीशन में 10 से 15 क्विंटल यील्ड आपकी प्राप्त होती है। तो ये पॉइंट तो आपको ध्यान नहीं रहेंगे तो भी चलेगा। तो ये सारा हो गया आपके मस्टर्ड एंड रेपसीड के बारे में। जो रिमेनिंग पॉइंट्स थे जो अपन ने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस नहीं किए वो अपन ने अभी देखे। थैंक यू वेरी मच।